हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री कॉमर्स क्लासेस। मेरा नाम नीलेश रंजन है और आज हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, आज से ये चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी तक मैंने पार्टनरशिप के फंडामेंटल और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो पहले उन क्लासेस के वीडियो देख लें ताकि आपको इस चैप्टर को समझने में ज़्यादा आसानी हो और अच्छे से आपको बातें समझ में आए। ठीक है, अभी मैं वीडियोस रेगुलर में अपलोड कर रहा हूँ, तो अगर आप लॉकडाउन में घर पे फंसे हुए हैं और क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो आप इन वीडियोस का फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, पेज को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाएं। ठीक है, ताकि आपको आगे के अपडेट मिलते रहें जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, ये जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप किसे कहते हैं, साझेदारी का पुनर्गठन किसे कहते हैं। ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है कि फर्म में जितने भी साझेदार हैं उनके आपस के संबंध में परिवर्तन होना, चेंज होना। ठीक है, आपस में परिवर्तन किस प्रकार के होंगे, तो सबसे पहले जो परिवर्तन हो सकता है वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो सकता है। ठीक है, और नया पार्टनर एडमिशन ले सकता है, पुराना पार्टनर जा सकता है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं उनके रिलेशनशिप पे इफेक्ट डालती हैं। ठीक है, तो इनके वजह से जो पुराना एग्रीमेंट होता है वो खत्म कर दिया जाता है और एक नया एग्रीमेंट बनाया जाता है। ठीक है, एग्रीमेंट के बारे में आपको पता होगा कि पार्टनरशिप में एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, लेकिन अगर रिटन एग्रीमेंट है तो उसमें जो बातें लिखी हुई हैं और वो अगर बदलेंगी तो ऑब्वियसली आपको पुराने वाला जो एग्रीमेंट है वो खत्म करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए पहले दो पार्टनर थे ए और बी, अब एक नया पार्टनर आ रहा है फॉर्म में सी, तो पहले वाला जो एग्रीमेंट था वो ए और बी के बीच में है, वही एग्रीमेंट ए बी और सी तीनों के लिए काम नहीं करेगा, तो हमको वो एग्रीमेंट बदलना पड़ेगा। अगर एग्रीमेंट ओरल है, रिटन नहीं है, तो फिर हमको ऐसा कुछ भी करने का जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप देखें तो ओरल में भी चीजें बदल जाएंगी, तो पुराना जो समझौता है उनके बीच का वो खत्म हो जाएगा। तो जब भी पार्टनरशिप में किसी भी तरह का कोई भी चेंज आता है, उनके रिलेशनशिप में किसी भी तरह का कोई चेंज आता है, तो हमको फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ता है, पुनर्गठन करना पड़ता है। ठीक है, तो पुनर्गठन का मतलब हो गया रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स चेंज इन रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स विदाउट अफेक्टिंग एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। मतलब साझेदारी फर्म के अस्तित्व को प्रभावित किए बिना जब साझेदारों के बीच के आपसी संबंध में बदलाव होता है तो उसे साझेदारी का पुनर्गठन कहते हैं। तो पुनर्गठन आपको क्लियर होगा कि जब भी उनके अब बात आती है कि बहुत सारे छोटे चेंजेस भी होते हैं, तो क्या उनसे भी साझेदारी का पुनर्गठन होता है। जैसे मान लीजिए किसी पार्टनर को 5,000 का सैलरी मिल रहा था और अब उसको 7,000 का सैलरी मिलेगा, तो नहीं, ये इससे पुनर्गठन नहीं होगा। अगर पार्टनर को इंटरेस्ट 8% के रेट से दिया जा रहा था और अब 10% से दिया जा रहा है, तो इससे भी पुनर्गठन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इससे आपसी रिलेशनशिप नहीं बदला है, आपसी संबंध नहीं बदला है। अब एक पार्टनर को 3/5 का प्रॉफिट मिल रहा था और एक पार्टनर को 2/5 का प्रॉफिट मिल रहा था, लेकिन अब दोनों को बराबर बराबर प्रॉफिट मिल रहा है। तो यहां पे रिलेशनशिप का बदलाव हुआ ना, दोनों के बीच में आपसी संबंध चेंज हो गए। ठीक है, अब दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। ठीक है, तो ये चीज है जो कि पुनर्गठन यानी रिकॉन्स्टिट्यूशन के रूप में रिजल्ट में आती है। ठीक है, तो जो छोटे मोटे बदलाव हैं उनको हम छोड़ के चलते हैं। तो बात आती है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से ऐसे सिचुएशन है जब हमको साझेदारी का पुनर्गठन करना पड़ेगा। तो उसमें बात आती है सबसे पहला चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दूसरा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, तीसरा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और चौथा डेथ ऑफ पार्टनर। एक और सिचुएशन आता है एमलगमेशन ऑफ 2 और मोर फर्म्स। ठीक है, इन सब सिचुएशन में
साझेदारी का पुनर्गठन होता है। तो इन सब सिचुएशन का आपको एक अलग अलग चैप्टर दिया हुआ है। जैसे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का अलग चैप्टर है, एडमिशन ऑफ पार्टनर का चैप्टर है, रिटायरमेंट का है, डेथ का है। तो अब बात आती है कि ये सब अलग अलग चैप्टर हैं, तो अभी इसके बारे में मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे दूंगा ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये है क्या। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, जो कि अभी वाला हमारा चैप्टर है। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी सब के बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। ठीक है, तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या हुआ? तो जब कुछ पार्टनर पहले से बिजनेस में चल रहे हैं, साझेदारी फॉर्म में चल रहे हैं, और उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो बदल देना चाहिए। उस सिचुएशन में जैसे आपको रेशियो के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं कि रेशियो कैसे लिखा जाता है या उसका क्या कैलकुलेशन तरीका होता है। ठीक है, जैसे ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं। ठीक है, अब उसमें इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3, 2 और 1 का है। अब बात आती है कि जब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3, 2, 1 का है और ये बाद में अगर डिसाइड करे कि अब बराबर बराबर प्रॉफिट बांटेंगे, तो बराबर बराबर प्रॉफिट बांटेंगे, तो मैं ये कह सकता हूं 1:1:1, यानी कि तीनों को 1/3 हिस्सा मिलेगा। तो पहले जो रेशियो था वो चेंज होके ये हो गया, तो इसी को चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहते हैं। इसमें एग्जिस्टिंग पार्टनर जो वर्तमान में उपस्थित है फॉर्म में, उनके बीच रिलेशन बदल गया। ठीक है, कोई नया पार्टनर नहीं आया, कोई पुराना पार्टनर नहीं गया, या कोई पुराना पार्टनर मरा नहीं है, या साझेदारी फॉर्म का एमलगमेशन भी नहीं हुआ है। यहाँ पे हुआ क्या? तो बस उनका जो रेशियो था वो बदल गया। तो रेशियो जैसे ही बदलेगा तो उनका रिलेशनशिप, कहने का मतलब, बदल गया। लेकिन क्या रेशियो बदलने से फॉर्म बंद हो जाएगा? क्वेश्चन है ये, क्या रेशियो बदलने से फॉर्म बंद हो जाएगा? तो नहीं, रेशियो बदलने से फॉर्म बंद नहीं हो रहा है। बस बाकी जितने भी काम थे फॉर्म के वो सब सेम तरीके से चलेंगे, जैसे पहले चलते रहे वैसे ही चलेंगे। बस जो प्रॉफिट बचेगा अंत में, उसका बांटने का जो हमारा रेशियो है वो बदल जाएगा। इसके अलावा और कोई इफेक्ट फॉर्म पे नहीं पड़ा है। तो इसीलिए इसको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का नाम दिया गया है। ये आपका चैप्टर है। ठीक है, दूसरा जो है वो है एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो पहले तो मैं एक ये करता हूं कि पूरी लिस्ट लिख देता हूं ताकि आपको एक एक करके अच्छे से पता चल जाए। सर्कमस्टांसेस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, पहला होता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। दूसरा होता है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, या ये कह सकते हैं एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तीसरा होता है रिटायरमेंट। चौथा डेथ ऑफ अ पार्टनर। और पांचवा होता है एमलगमेशन ऑफ 2 or more फॉर्म्स। ठीक है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर,
एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, एमलगमेशन ऑफ 2 और मोर पार्टनर्स। तो पहला तो मैंने आपको बता दिया कि क्या सिचुएशन है। एडमिशन में जो पार्ट है इसमें होगा क्या कि जैसे दो पार्टनर पहले से काम कर रहे हैं, ए बी, या तीन पार्टनर ले लीजिए, ए बी और सी, और एक नया पार्टनर आ गया। ए बी सी पहले से थे, एक डी है नया पार्टनर जो कि पार्टनरशिप में आ गया। तो उस सिचुएशन में जो जो अकाउंटिंग की जाती है वो हम पढ़ेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में, ठीक है। उसी तरह तीन पार्टनर पहले से थे, ए बी और सी, और उसमें से जो सी है वो बिजनेस छोड़ के चला गया, तो वो सिचुएशन हम पढ़ेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में, ठीक है। उसी तरह ए बी सी तीनों काम कर रहे थे और सी मर गया, तो ये पढ़ेंगे डेथ ऑफ पार्टनर में, ठीक है। और लास्ट वन जो है एमलगमेशन ऑफ 2 और मोर फर्म्स, मतलब मान लीजिए कि ए और बी का एक पार्टनरशिप फॉर्म था और सी और डी एक अलग पार्टनरशिप फॉर्म चला रहे थे। ए और बी एक अलग पार्टनरशिप फॉर्म चला रहे थे और सी और डी एक अलग पार्टनरशिप फॉर्म चला रहे थे, लेकिन दोनों ने डिसाइड किया कि हमारा जो फॉर्म है उसको हम इकट्ठा कर देते हैं, एक कर देते हैं। तो अब पार्टनरशिप फॉर्म का एकीकरण हो गया, दोनों मिल गए। अब अलग अलग बिजनेस नहीं है, एक ही बिजनेस है जिसमें 4 पार्टनर है, ए बी सी और डी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एमलगमेशन ऑफ 2 और मोर फॉर्म्स। तो मैंने अभी 2 वाला कॉन्सेप्ट लिया, हो सकता है ऐसे 3 फॉर्म हो जो इकट्ठे हो जाए, हो सकते हैं 5 फॉर्म हो जो इकट्ठे हो जाए, तो अलग अलग सिचुएशन हो सकता है, लेकिन 2 फॉर्म कम से कम तो होने ही चाहिए, 2 कम से कम होने चाहिए, ठीक है। तो ये पांचों सिचुएशन है जिसमें साझेदारी का पुनर्गठन होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपने पहले चैप्टर की, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, ठीक है। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, ठीक है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो बात आती है किनके बीच में लाभ विभाजन अनुपात चेंज हो रहा है, तो एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच में। मतलब क्या हुआ, न तो कोई नया पार्टनर आया है न ही कोई पुराना पार्टनर गया है, तो जो पार्टनर पहले से थे वो ही हैं, बस उनके बीच के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल गए, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है कि क्यों हो रहा है। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो पहले से पार्टनर काम कर रहे हैं उनको लगता है कभी कभी कि हाँ हमारा जो प्रॉफिट शेयर है वो कम है, या दूसरे का प्रॉफिट शेयर है वो कम है। ऐसा तो बहुत कम लगेगा कि ऑब्वियसली दूसरे का प्रॉफिट शेयर कम है, अपना प्रॉफिट शेयर कम है, ये जरूर लगेगा। तो बहुत समय पे ऐसा लगता है कि हाँ मैंने पैसा ज़्यादा लगाया हुआ है या मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कम है। उस सिचुएशन में पार्टनर एक दूसरे से बात करके जो रेशियो है उसको चेंज करने का काम करते हैं, ठीक है। अब चेंज होगा तो ऑब्वियसली सभी साझेदार की सहमति से होगा, इसमें अगर कोई साझेदार सहमत नहीं है तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो सभी साझेदारों की सहमति जरूरी है। अब बात आती है जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो इसका इफेक्ट किसी साझेदार पर निगेटिव पड़ेगा और किसी साझेदार को उसका फायदा होगा। मतलब किसी साझेदार को उसका नुकसान होगा और किसी साझेदार को उसका फायदा होगा। ये बात समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया कि ए बी और सी 3 साझेदार थे, उनका रेशियो था 5:3:2। उनका रेशियो था 5:3:2। ये उनका ओल्ड रेशियो था और न्यू रेशियो जो है उनको वो 1:1:1 ये हो गया। तो रेशियो तो बदला। अब इसमें किसी न किसी साझेदार को तो नुकसान हो रहा होगा ऑब्वियसली। अगर आप देखेंगे तो इसको पहले 2/10 मिल रहा था और इसको मिल रहा था 5/10, इसको मिल रहा था 3/10, है ना। अब कितना मिल रहा है 1/3, 1/3, 1/3। तो इतना तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि इसको इससे बहुत ज्यादा मिल रहा था, ए को सी से बहुत ज्यादा मिल रहा था, बी से भी ज्यादा मिल रहा था। तो नुकसान जो ज्यादा हुआ होगा ऑब्वियसली वो ए को नुकसान हुआ होगा और बी और सी को हमको
ऐसा लग रहा है कि फायदा हो रहा है, लेकिन वो तो कैलकुलेशन के बाद ही पता चलेगा। कैलकुलेशन में आगे बताऊंगा आपको। अभी आप अगर सीधा देखेंगे तो इसमें आपको ए को सीधा सीधा नुकसान होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो ए को अगर नुकसान होगा तो क्या वो इतनी आसानी से राजी हो जाएगा, मान जाएगा कि हाँ ठीक है मेरा नुकसान हो रहा है, तुम लोग खुश रहो? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ए कुछ न कुछ बदले में मांगेगा। किससे मांगेगा? उन पार्टनर से जो फायदा उठा रहे हैं, जिनको फायदा मिल रहा है, यानी बी और सी को, ठीक है। तो पहले तो नुकसान और फायदा समझने के लिए आप ये देखिए कि हम एक कैलकुलेशन करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो का। कौन सा कैलकुलेशन? सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग। अगर सिर्फ एक साझेदार का दिया हुआ और फ्रैक्शन में दिया हुआ तो उसको सीधा सैक्रिफाइस और गेन बोलते हैं। जब दो या दो से अधिक साझेदार का हम इकट्ठा देख रहे होते हैं तो उसको रेशियो बोलते हैं, यानी कि सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो बोलते हैं, ठीक है। इसको समझ लेते हैं। उसके बाद तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, अगर मैं सिंपल तुमसे पूछूं कि 3 साझेदार है ए बी सी, ठीक है। यहां तो रेशियो में मैंने लिखा है, मैं ये कहता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ए बी और सी, ठीक है। और इन तीनों के पास आम है। क्या? आम। एक के पास 10 आम है, एक के पास 8 आम है और एक के पास 7 आम है। एक के पास 10 आम है, एक के पास 8 आम है और एक के पास 7 आम है, ठीक है। अब उन्होंने डिसाइड किया इसको चेंज करने का। 7 करूंगा तो पॉइंट में आ जाएगा, 6 कर देता हूं, इसको 6 कर देता हूं ज्यादा, ठीक है। तो ए के पास 10, बी के पास 8, सी के पास 6 आम है। अब डिसाइड किया उन्होंने कि सब के पास बराबर बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबर बराबर। तो 10, 8, 18 और 6 24, टोटल 24 आम हैं। तो उसको बराबर बराबर बांटेंगे तो 8 आम इसको मिलेगा, 8 आम इसको मिलेगा और 8 आम इसको मिलेगा। अब आपको यहाँ पे रेशियो में था तो चलिए उसका तो अलग कैलकुलेशन, यहाँ पे तो आपको सीधे सीधे दिख गया होगा। इसको 2 आम का फायदा हुआ, इसको 2 आम का नुकसान हुआ, इसको 2 आम का नुकसान हुआ, उसको 2 आम का फायदा हुआ। तो क्या ए ऐसे ही मान जाएगा कि चलो मेरा 2 का नुकसान हुआ, होने देते हैं? घर परिवार वाली बात तो है नहीं, यहाँ पे तो पैसों का मामला है और ऐसे लोगों से संबंध है जो पार्टनर है मेरे, कोई घर के आदमी नहीं है जो कि आपस में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो चलेगा, ठीक है। घर पे तो लोग मानते नहीं, ये तो बिजनेस का मामला है। तो ये ए हो गया, ए को 2 कम मिल रहे हैं पहले की तुलना में, तो ए सी से कुछ ना कुछ उसके बदले में प्राप्त करेगा, ठीक है। कोई ना कोई चीज उसके बदले में वो प्राप्त करेगा और वो कैलकुलेशन हम आगे पढ़ेंगे। तो इसके बदले में जो ए को नुकसान हो रहा है, सी से उसकी क्षतिपूर्ति वो मांगेगा, चाहे पैसों के रूप में चाहे किसी और रूप में, ठीक है। तो सी से क्षतिपूर्ति लेगा। तो वही चीज अब यहाँ पे आते हैं। तो इसमें मैंने क्या किया, ये जो निकाला मैंने कि ए का नुकसान हुआ है, तो नुकसान को यहाँ पे जो वर्ड यूज किया जाता है वो कहते हैं सैक्रिफाइस, और जो फायदा होता है उसको गेन वर्ड यूज करेंगे हम, ठीक है। तो जिस पार्टनर को नुकसान होगा उसके लिए सैक्रिफाइस और जो फायदा होगा उसके लिए गेन वर्ड का यूज होगा। तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे। तो सैक्रिफाइस निकालने के लिए हमने क्या किया, जो ओल्ड रेशियो था उसमें से न्यू वाला घटा दिया तो हमारा सैक्रिफाइस निकल गया, और जो ओल्ड वाला था इसमें से इसका न्यू घटा गया, तो एक्चुअल में ये निगेटिव में आया है इसलिए इसको गेन बोलेंगे। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि सैक्रिफाइस में क्या हुआ, ओल्ड माइनस न्यू किया हमने, -2 आ गया, यहाँ पे +2 हुआ, यानी कि 2 बढ़ गया है, इसका पहले की तुलना में 2 बढ़ गया है, ठीक है। एक्चुअल में जब फॉर्मूला यूज करेंगे ओल्ड माइनस वो, तो वो माइनस में आएगा, ये प्लस में आएगा। लेकिन अभी जो हम देखना चाह रहे थे कि उसका 2 फायदा हुआ है तो उसका गेन हम दिखा रहे हैं ना, तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं कि सैक्रिफाइस का जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहते हैं या सैक्रिफाइस कह लीजिए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो,
ठीक है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो आप देखेंगे ओल्ड माइनस न्यू, तो जैसे ही ये पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब होगा सैक्रिफाइस। अगर ये पॉजिटिव आया तो सैक्रिफाइस, और जैसे ही ये निगेटिव आ जाएगा तो उसको हम बोलेंगे गेन। ठीक है, फॉर्मूले के रूप में। अब बात आती है कि इस फॉर्मूले को हम उल्टा करके भी चल सकते हैं, गेनिंग रेशियो लिख के भी कर सकते हैं। तो गेनिंग रेशियो बराबर होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, अब इसमें अगर पॉजिटिव आएगा तो उसको गेन कहेंगे, और इसमें अगर नेगेटिव आएगा तो उसको हम सैक्रिफाइस कहेंगे। तो दोनों में बस अंतर है ये कि सैक्रिफाइस वाले में अगर पॉजिटिव आया तो उसको सैक्रिफाइस, गेनिंग वाले में पॉजिटिव आया तो उसको गेनिंग, और सैक्रिफाइस वाले में अगर निगेटिव आया तो उसको गेन, और गेन वाले में अगर निगेटिव आया तो उसको सैक्रिफाइस। ठीक है, तो फॉर्मूला दोनों को यूज कर सकते हैं आप जो चाहे। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में कुछ कहेगा इसके बारे में, तो आप अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं इस एग्जांपल में ये चीज अप्लाई करके दिखाता हूं। ओल्ड रेशियो ए का कितना है 5/10। 5/10 कैसे आया, तो 5 3 8 तो 10, ये तीनों को जोड़ के नीचे लिख दिया 5/10। ठीक है, और न्यू रेशियो उसका कितना है, तो न्यू रेशियो है 1/3। अब ये बताइए मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, खुद सोचिए। पहले ओल्ड रेशियो बाद में न्यू रेशियो, तो इसमें से कौन सा फॉर्मूला है, ऑब्वियसली ये वाला फॉर्मूला भी मैंने यूज किया है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला यूज किया है और उसका पॉजिटिव आ जाएगा आंसर तो उसको सैक्रिफाइस बोलेंगे, और निगेटिव आ जाएगा तो गेन। तो ये आ गया 5/30, पॉजिटिव आ गया तो ये सैक्रिफाइस है, तो हम उसके बगल में ये लिख देंगे, ये सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है, अब बी का देख लेते हैं। बी का रेशियो ओल्ड था 3/10 और न्यू था 1/3, ये हो गया 30, और ये आ गया 9, तो ये आ गया -1/30। ये गेन हो गया क्योंकि निगेटिव में आ गया आंसर। फॉर्मूला अगर आप सैक्रिफाइस का यूज करेंगे और आंसर जैसे ही नेगेटिव आएगा तो वो गेन कहलाएगा, और अगर फॉर्मूला गेन का यूज करेंगे और आंसर नेगेटिव आएगा तो वो सैक्रिफाइस कहलाएगा। ठीक है, उसी तरह सी का देख लेते हैं। सी का है 2/10 -1/3, 30, तो ये आ गया -4/30, ये भी गेन है। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं कि सैक्रिफाइस का तीनों में मैंने फॉर्मूला यूज किया है, और ए का पॉजिटिव आया तो इसीलिए वो सैक्रिफाइस है, और बी और सी का दोनों का निगेटिव में आया है इसलिए गेन है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ए को जितना नुकसान हुआ है यानी कि 5/30 का, उन दोनों को मिला के, बी और सी दोनों को मिला के उतना ही फायदा हुआ है। तो ऑब्वियसली जब एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं तो एक के हाथ से अगर कुछ जा रहा है तो ऑब्वियसली दूसरे को ही मिलेगा, वो बाहर तो चला नहीं जाएगा, है ना। अभी जो आम वाला कॉन्सेप्ट दिया था उसमें ए का आम 2 आम कम हो रहा था, तो वो आम किसको मिल रहा था, सी को, तो बाहर तो कहीं नहीं जाएगा ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक पार्टनर या एक से अधिक पार्टनर जितना सैक्रिफाइस करेंगे उतना ही दूसरे पार्टनर गेन करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक को ज्यादा मिल गया और एक ने कम सैक्रिफाइस किया, दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए, जितने का सैक्रिफाइस उतने का ही गेन। ठीक है, तो यहाँ ए ने 5/30 सैक्रिफाइस किया, तो दोनों को अगर आप मिलाएंगे, दोनों का जोड़ निकालेंगे तो आपको 5/30 का ही गेन भी निकलेगा। ठीक है ना, तो 6/30 हो जाएगा ना ही 4/30। ठीक ना, क्योंकि ऑब्वियसली ए का जो गेन है वो बी और सी में बट रहा है, तो हमेशा ये दोनों पक्ष बराबर होंगे।
जितना गेन उतना सैक्रिफाइस, ठीक है। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब होता है एक पक्ष दूसरे पक्ष को अपना हिस्सा बेच रहा है, इसी को बोलते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इसमें चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या क्या कैलकुलेशंस की जाती हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन पार्ट पे जब हम आएंगे, अब कैलकुलेशन पार्ट में आएंगे तो हमको ये देखना होगा कि किस किस चीज के लिए हमको कैलकुलेशन करना है और किस किस चीज के लिए हमको अकाउंटिंग करना है। तो सबसे पहले जो मेन आइटम्स हैं, सबसे पहले तो होता है कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जो कि अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। थोड़ा जो इसका क्वेश्चन वाला पार्ट है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो ये अभी जान लीजिए कि क्या क्या एडजस्टमेंट होते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स, revaluation of assets and reassessment of liabilities, और लास्ट में आप कह सकते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो ये पांचों टर्म्स हैं, पांचों एडजस्टमेंट्स हैं जो हमको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। पहला कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जिसका मैंने अभी आपको फॉर्मूला बता दिया है, तो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन भी उसके आधार पर आप कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। दूसरा पॉइंट जो आएगा वो आएगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हाँ, इसमें है कि कभी कभी गेनिंग सैक्रिफाइसिंग जो निकाला है हमने, तो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकालने के लिए सबसे पहले चीजें दो जरूरी होती है, दो चीजें जरूरी है, एक ओल्ड रेशियो एक न्यू रेशियो, ठीक है। तो आपको ओल्ड रेशियो दे देगा और न्यू रेशियो नहीं देगा, आपको उसके बदले में कुछ और इंफॉर्मेशन देगा, तो वो सिचुएशन भी हम अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी आप वही क्वेश्चन बनाइएगा जिसमें ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है और न्यू रेशियो भी दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यानी कि हम गुडविल का क्या करेंगे, गुडविल की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, गुडविल का लेन देन क्या होगा और गुडविल की अकाउंटिंग क्या करेंगे, वो पढ़ेंगे। उसके बाद आता है ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का मतलब होता है कि बिजनेस जो आप जितने दिन से कर रहे हैं, तो उतने दिन से जो भी प्रॉफिट्स आपने जमा करके रखे हुए हैं और जो भी पैसा आपने बचा के रखा हुआ है, उनका बंटवारा कैसे किया जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली रेशियो बदल रहा है तो उनका भी बंटवारा जरूरी है। उसके बाद बात आती है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज की। तो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स में आप जो एसेट्स पहले से हैं उनका मूल्य बदल जाता है। देखिए क्या होता है कि कभी भी आप देखिएगा कोई भी संपत्ति लीजिए, तो उनका जो आपने जब उसको खरीदा तब उसका जो कीमत रहा होता है, जनरली वो कीमत आज की डेट में नहीं होता है। जैसे एक बाइक का एग्जांपल लीजिए, 5 साल आपने पहले एक बाइक खरीदी 1 लाख में, तो आज उसकी कीमत 1 लाख ही होगी? नहीं, उसकी कीमत घट गई होगी, ठीक है, डेप्रिसिएशन लगता है। उसी तरह आपने 5 साल पहले एक जमीन खरीदा 5 लाख में, तो क्या उसकी कीमत आज भी 5 लाख होगी? नहीं। तो बदलते रहते हैं, कीमत जो है, मूल्य है, वो चेंज होता रहता है। ऐसा बहुत ही कम होगा कि जो पहले मूल्य होगा, किसी वैल्यू होगी किसी एसेट्स की, वही आज भी रह जाए। उसी तरह लायबिलिटी में अगर कोई चेंज होता है, वैसे जनरली लायबिलिटीज में हमको पैसा चुकाना होता है, तो हो सकता है कोई जो क्रेडिटर्स है, जो लेनदार है हमारा, उसने हमको पैसा छोड़ दिया। ये इस सब तरह के जो लेन देन होते हैं, इन सब तरह के जो एडजस्टमेंट्स होते हैं, उनका हम पढ़ेंगे रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स में और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज में, ठीक है। और लास्ट वन है, ये जनरली आपको इस चैप्टर में कम ही क्वेश्चन इसके मिलेंगे, कॉन्सेप्ट भी एक्चुअल में अलग से है नहीं, ये कॉन्सेप्ट मिल आता है एडमिशन ऑफ पार्टनर या रिटायरमेंट या डेथ में, ठीक है। लेकिन हम इस सिचुएशन में भी एक दो क्वेश्चन इसके ट्राई कर लेंगे, ठीक है। कैपिटल एडजस्टमेंट मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, तो हो सकता है किसी पार्टनर की इच्छा हो कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो हम कैपिटल भी बदलेंगे, है ना। तो ऐसी बातें आ सकती हैं, तो इसलिए हम इसको भी पढ़ लेंगे। तो ये पांचों मेन पॉइंट्स हैं, मेन एडजस्टमेंट है जो हमको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। वो हम सारे एडजस्टमेंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगले वीडियो से शुरू करेंगे। आज वाला वीडियो मेनली थ्योरी के लिए था, तो अगर आपको आज के वीडियो में किसी भी तरह की कोई भी कंफ्यूजन या प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे संपर्क
कर सकते हैं। ठीक है, संपर्क करने का तरीका मैं बता चुका हूँ। आप मुझे YouTube के कमेंट में या Facebook मैसेंजर के द्वारा या WhatsApp पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9999399787। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकते हैं आप। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और पेज को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ताकि आपको आगे के अपडेट मिलते रहे। धन्यवाद।